नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जो ना सिर्फ हमारे पड़ोसी यानी कि म्यांमार के लिए चिंताजनक है, बल्कि पूरे साउथ एशिया यानी कि जिसका पार्ट भारत भी है उसके लिए भी काफी चिंताजनक है, क्योंकि म्यांमार से खबर यह आई है कि यहां पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी को हिरासत में लिया गया है। ना सिर्फ स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी को हिरासत में लिया गया, बल्कि म्यांमार के राष्ट्रपति को भी, जो वहां की सेना है, उसने हिरासत में लिया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की है। यानी कि एक बार फिर से म्यांमार में जो सेना का शासन है वो लौट आया है। वो म्यांमार जहां पर पहले भी कभी सैन्य शासन हुआ करता था, जो कि सैन्य शासन के लिए बदनाम रहा है, जो कि बर्मा, पहले नाम होता था बर्मा, पहले सैन्य शासन के लिए बदनाम रहा। एक बार फिर से वहां पर सैन्य शासन लौट आया है। अब बड़ी खबर यह है कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या सामने आई है और साथ ही साथ आखिर ये हुआ कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके लिहाज से अगर हम बात करें, रोहिंग्यास के लिहाज से अगर हम बात करें, तो कैसे एक बार फिर से ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की, तो जैसी सैन्य तख्तापलट की खबर सामने आई, इसके बाद तुरंत अमेरिका की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने आया और अमेरिका ने इस पर कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसकी जो पूरी जानकारी है ये है और चेतावनी दी गई है कड़े कदम उठाने की अमेरिका की तरफ से। और ये भी आपको बता दें कि 1 फरवरी यानी कि आज का दिन, जब वहां पर जो नई संसद है, जो न्यूली इलेक्टेड वहां की पार्लियामेंट है, आज उसका सेशन होना था, उससे पहले ही ये सैन्य तख्ता पलट कर लिया गया और स्टेट काउंसलर के साथ साथ जो राष्ट्रपति हैं, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। और जो वहां के आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ को इस वक्त राष्ट्र प्रमुख म्यांमार का बना दिया गया है। यानी कि म्यांमार में सैन्य शासन लौट आया है और इसी सैन्य, जो पहले भी वहां पर तानाशाही रही है, एक बार इस तानाशाही का एक बड़ा जो खतरा है वो म्यांमार पर सामने नजर आ रहा है। और क्योंकि भारत का पड़ोसी है और भारत भी साउथ एशिया का पार्ट है, ऐसे में ये एक बड़ी चिंता की बात और ये सोचने वाली बात भारत के लिए भी कहीं ना कहीं है, अगर हालात वहां पर और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर म्यांमार में ये जो हालात है कैसे बने, कैसे सैन्य तख्ता पलट हुआ, ये टसल क्या है, जो सेना और वहां पर सरकार के बीच का जो ये तनाव और जो ये विवाद है वो क्या है। दरअसल क्या है कि 2020 में, यानी कि पिछले साल ही नवंबर में, म्यांमार में इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे और इन चुनाव में जो एनएलटी है, यानी कि जिसकी प्रमुख आंग सान सूकी है और जो स्टेट काउंसलर हैं वो खुद इसके प्रमुख हैं, और एनएलटी जो पार्टी है इसने जीत हासिल की थी। अब इसी जीत को लेकर जो म्यांमार की सेना है उसकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि जो चुनाव हुए इसमें धांधली हुई है, इसमें बहुत सारी जो गड़बड़ी है वो की गई है और यही वजह है कि ये जो रिजल्ट निकलकर सामने आए, कुल जो 9 मिलियन वोट कास्ट किए गए, इन 9 मिलियन वोट कास्ट को, यानी कि जो वोट पड़े हैं 9 मिलियन वोट, इसे लेकर सवाल उठाया गया। और जो यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन है म्यांमार का, उससे मांग की गई है सेना की तरफ से कि बाकायदा जो 1 तारीख का ये जो, यानी कि आज का जो सेशन था पार्लियामेंट का, इससे पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि जो इलेक्शन किए गए नवंबर में म्यांमार में, ये फ्री एंड फेयर थे, यानी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थे, सही तरीके से किए गए थे, ये सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद ही वो मानेंगे जो नतीजे सामने आए हैं, नहीं तो जो सेना की तरफ से आगे कार्रवाई है वो की जाएगी। और ये कार्रवाई किसके अंतर्गत की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी जो सेना की तरफ से कहा गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद है, हम और पीछे चलना चाहेंगे। साल 2008 में क्या हुआ कि सेना की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया और बाद में इसे लेकर रेफरेंडम भी किया गया उसी साल अप्रैल के महीने में, और उसी के तहत साल 2010 में इलेक्शन भी करवाए गए थे। हालांकि इसे एनएलडी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया सेना की तरफ से, उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि सेना को पूरा जो सरकार में और जो पार्लियामेंट में है उसमें पूरा मौका मिले, और जो 25% जो सीट्स हैं वो सर्विंग ऑफिसर्स के लिए, जो सेना के सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए, दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं उसमें रिजर्व की गई। तो ये स्थिति रही, यानी कि सेना हर तरीके से अपना एक कंट्रोल चाहती है सरकार के अंदर, ये इसके अंदर सुनिश्चित किया गया। अच्छा, इसका जो विरोध है वो एनएलडी की तरफ से, आंग सान सूकी जो कि एनएलडी की प्रमुख है, उनकी तरफ से लगातार किया गया। और ये जो इलेक्शन हुए 2020 में भी, इसके बाद एक बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है इसकी तरफ प्रतिबद्धता आंग सान सूकी की तरफ से जताई गई थी। और जो सेना का एक बड़ा कंट्रोल है, इसे किस तरह से खत्म करना है, जो इंटरफेरेंस है उसे किस तरह से खत्म करना है, इसे लेकर जो
सुधार है उसे करने की जो बात है वो आंग सान सू की तरफ से किया गया। हालांकि ये भी आपको बता दें कि 2008 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया जिसे सेना की तरफ से माना जाता है, इसमें ये बहुत ही टफ किया गया कि कोई भी अमेंडमेंट है या फिर जिस रिफॉर्म की बात की जा रही थी आंग सान सू की तरफ से ये इतना आसान ना हो, इस बात को भी काफ़ी सुनिश्चित किया गया। तो ये एक बड़ा टसल, ये एक जो बड़ा विवाद है ये आंग सान सू की और सेना के बीच में था। और दूसरी बात ये जो सेना की तरफ से आरोप लगाया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई हैं और पहले उसको क्लियर किया जाए कि जो चुनाव है सही तरीके से, लेकिन वो हुआ नहीं। तो पार्लियामेंट सेशन जो होने वाला था, यानी कि आज जो होने वाला था 1 फरवरी को, उससे पहले ही ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई वहाँ की सेना की तरफ से, सेना प्रमुख की तरफ से, और राष्ट्रपति और स्टेट काउंसलर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। अब 1 साल के इमरजेंसी लागू, अब देखना ही होगा कि देखिए अमेरिका की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि बड़ा एक्शन हो सकता है। ऐसे में जो वहाँ पर सैन्य शासन है इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो अगला स्टेप क्या होगा, और ये जो चेतावनी सामने आई है, क्या इसके बाद हम कुछ होता हुआ देखेंगे म्यांमार में, क्या जो हालात वहाँ पर ख़राब हुए हैं उनको सुधरता हुआ देखेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, क्योंकि रोहिंग्यास का अगर यहाँ पर जिक्र करें तो पहले क्योंकि बर्मा में, जैसे क्योंकि पहले जो नाम था म्यांमार को बर्मा था, अब बर्मा में सैन्य शासन था और ये काफ़ी बदनाम रहा है बर्मा अपने सैन्य शासन के लिए। अब उस दौरान जो रोहिंग्यास है, मार्शल लॉ में रोहिंग्यास को बहुत उत्पीड़न होता था, उन्हें मारा जाता था, बहुत बुरी हालत थी। यही वजह है कि जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो रोहिंग्यास हैं वो मूव किया। और आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में जो भारत है, भारत में भी जो रोहिंग्यास हैं उन्होंने मूव किया। जो जानकारी अलग अलग रिपोर्ट्स निकल कर सामने आती हैं और इसको लेकर लगातार तमाम जो पॉलिटिकल बयानबाजी है वो भी हम देखते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं वो भी सामने आती हैं पॉलिटिकल सिनारियो में। तो अगर एक बार फिर से वैसे हालात बनेंगे तो आप समझ सकते हैं पड़ोसी देश में अगर वो हालात बने तो उसका एक जो बड़ा असर है वो पड़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर अब इस बात पर नज़र होगी कि आगे वहाँ पर स्थिति और क्या बनती है, क्या इसी तरह से वहाँ पर जो सैन्य शासन है वो चलता रहेगा, या फिर जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है कुछ ऐसा होता है जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। इस पर सबकी नजर रहेगी, आगे भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, नमस्कार।